जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विधान परिषद सदस्य हैं। उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि 2022 के चुनाव के लिए उनकी क्या रणनीतियां हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अभी जी। सर, 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो क्या क्या रणनीतियां बनाई हैं आपकी पार्टी ने? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लगातार मेहनत की है, लगातार एनालिसिस किया है। और पूर्व में जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने ऐसे काम किए थे, जनता उनके कामों को भी याद कर रही है। आज अगर कोरोना महामारी में कोई काम आया है तो माननीय अखिलेश यादव जी का काम याद आया, काम काम आया है जनता के। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे उनके द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल हो, चाहे वो 100 नंबर जो पुलिस की गाड़ी थी वो, ये सारी व्यवस्थाएं कि बीजेपी सरकार ने तो कुछ नहीं दिया। बीजेपी सरकार तो कहती थी कि हमारी केंद्र में सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार बना दो, दूनी गति से डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अब डबल इंजन तो कहीं न कहीं आमने सामने आ गए। उन डबल इंजन ने कोई डबल एनर्जी उत्तर प्रदेश में या डबल डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ा, डबल नुकसान करने का काम इस उत्तर प्रदेश का किया। 23-24 करोड़ जनता परेशान है। उन्हें लग रहा किसको हमने वोट दे दिया। हर वर्ग के लोग, उन्होंने तो सपने दिखाए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के लिए काम किया। चाहे नौकरियां हो, चाहे उनका मंत्रिमंडल देख लीजिए, चाहे उनके डेवलपमेंट देख लीजिए। जो भी डेवलपमेंट उन्होंने, जो भी विकास किया, वो केवल देश के पैमाने पे नहीं किया। उनका पैमाना विश्व था, वर्ल्ड था। जो इमारत बनी हो उसको आप देख लीजिए, चाहे लोक भवन देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस देख लीजिए, चाहे आप कैंसर इंस्टीट्यूट देख लीजिए, चाहे जेपीएनआईसी देख लीजिए, चाहे उनके बनाए गए जिलों में ट्रामा सेंटर देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए। उनकी बिल्डिंग इतनी शानदार है कि 5 स्टार लगता है। हॉस्पिटल भी 5 स्टार उन्होंने बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी तो गोरखपुर से आते हैं, शायद गोरखपुर में भी एक भी हॉस्पिटल नहीं बना पाए। वहां भी अगर एम्स बन रहा, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। वहां पे 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस का हॉस्पिटल बना है, वो माननीय अखिलेश यादव उसको ठीक से चला भी नहीं पाए। लेकिन अगर इतने सारे कार्य पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कराए हैं, तो जनता ने क्यों नकार दिया उन्हें? क्यों आपकी दोबारा से सरकार नहीं आ पाई? क्या कारण रहे? देखिए, उन्होंने जनता को झूठे सपने दिखाए, जुमले दिए। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, बहकाया लोगों को, पिछड़े शोषितों को बहकाया, उनमें बंटवारा करवाया। वो कहते थे कि 58 एसडीएम यादव हो गए। 58 तो एसडीएम यादव होते भी नहीं थे। वो सूची कहाँ चली गई? अब निकाले सूची, इनकी सरकार है। वो 58 एसडीएम कहाँ पोस्ट है? हम पूछना चाहते बीजेपी सरकार से। वो 58 एसडीएम की जो सूची आरएसएस और बीजेपी ने पूरे गांव गांव फैलाई कि यादव भर दिए गए 58 एसडीएम यादव, वो हम सूची जानना चाहते। मुख्यमंत्री जी बताएं, कहाँ वो 58 एसडीएम की यादव की सूची है? और माननीय अखिलेश यादव जी को केवल यादव के नाम पे बदनाम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी जाति वर्ग धर्मों का काम किया। पिछड़े वर्गों के, हम लोग कश्यप निषाद बिंद बिरादी से मल्लाह के बेटे हैं, निषाद के बेटे हैं। कश्यप, मल्लाह, बिंद, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार और राजभर प्रजापति भी। और हम तो ढूंढते घूम रहे, कहाँ कुशवाहा का बेटा है, कहाँ मौर्य का बेटा है, कहाँ सैनी का बेटा है कलेक्टर। ये कहते थे सारे कलेक्टर यादव हैं। इतने तो ये यादव आईएएस भी नहीं थे कि जो कलेक्टर पोस्ट हो जाते। लेकिन इन्होंने अफवाह फैलाई। इन्होंने कहा शमशान घाट और कब्रिस्तान की अफवाह फैलाई। और इनके जमाने में क्या हुआ? शमशान घाटों में भी घोटाले हुए। आप बताइए, क्या नहीं गाजियाबाद में आपने नहीं देखा? शमशान घाट पे इनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया। ये पहली बार होगा कि लोग शमशान घाट लाशें ले जाते हैं। इनके जमाने में तो शमशान घाट से लाशें घरों में आई हैं। और इन्हीं के जमाने में लाशों का कुंभ गंगा के किनारे देखने को मिला होगा। योगी जी के राज में राम नाम के नाम पे इन लोगों ने सरकार बनाई। राम नाम रुपट्टा कैसे खींचा गया, जो उनके कफन था उसको कैसे खींचा गया, नोचा गया। ये कर इन्होंने
गरीब लोगों के साथ में व्यवहार किया। लाश से लेकिन कौवे लेकिन पूछते लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी राम मंदिर बनाने में तो सफल हुई है। तो देखिए, राम मंदिर तो सभी लोग कहते थे, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग, हमारी पार्टी का भी कहती थी, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो माना जाएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें सभी स्वागत किया, किसी ने विरोध तो नहीं किया। और यही बात तो पहले भी हम लोग कहते थे। और सुप्रीम कोर्ट की ने तो फैसला दिया, इनकी सरकार से कौन सा फैसला आ गया। लेकिन जब हम इनकी सरकार नहीं थी तो बहकाते थे लोगों को। और राम में तो सभी की आस्था है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। किसी ने विरोध किया क्या? बताइए, किसी ने विरोध किया? सभी लोग, मुसलमान भी कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देगा वो मान लेंगे। लेकिन ये न्याय को नहीं मानते थे। ये न्यायपालिका में इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका भी परेशान है इनसे। कई जजों ने पहले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके खिलाफ की। और उत्तर प्रदेश में तो न्यायपालिका के सामने तथ्य योगी सरकार की झूठे रखती। कोरोना काल में तो जो नंबर जारी हुए थे, जनता से जिनको राहत जहां से मिलनी थी, तो वो नंबर ही फर्जी थे। वो नंबर ही नहीं को उन्होंने मिलवाए तो नहीं मिले। और अभी जो जितने लॉकडाउन में शिक्षकों की मौत हुई इलेक्शन के दरमियान, वो आंकड़े प्रस्तुत किए तो 3 लोगों को, शिक्षकों को बताया। जब तक शिक्षक सभा और जिलों से आंकड़े आए हैं, उसमें तो हजारों की संख्या में है। जब उनके सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका के सामने ये झूठ कर सकते हैं, तो जनता के सामने कितना झूठ बोलते होंगे। आपने देखा नहीं क्या? भगवान राम के नाम पे जो गांव गरीब के लोगों ने, पिछड़े शोषित वंचितों ने, राम की आस्था रखने वाले लोगों ने चंदा दिया था, उस चंदे का बंदर बांट हो रहा। 2 करोड़ की चीज 18, साढ़े 18 करोड़ में खरीदी जा रही। ये बंदर बांट, भ्रष्टाचार, चंदे को भी। आप पिछड़ों की बात करते हैं, आप समाजवादी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और देश में और उत्तर प्रदेश की जो सरकार अभी मौजूदा चल रही है, उसको बनाने में पिछड़ा वर्ग की अहम भूमिका रही है। क्या लगता है कि इस बार पिछड़ों का समाजवादी से लगाव कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जो आप लोग इतनी भरोसे के साथ बोलने लगे हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम इस बार 300 से ज़्यादा सीटें पाने वाले हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, और उन्होंने जो टारगेट किया है, उन्होंने जो अपना लक्ष्य पाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, और वो रणनीति हमें टीवी पे या किसी चैनल पे बताने की रणनीति बताई नहीं जा सकती। लेकिन उनकी ऐसी रणनीति बनी है कि 350 सीटों का, आप देखना, आंकड़ा पार होगा। 350 सीटें आएंगी, उससे ज़्यादा आएंगी, कम नहीं आएंगी। आप देख लेना, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। अभी पंचायत चुनाव में जबकि इन्होंने पन्ना प्रभारी बना लिया, बूथ प्रभारी बना लिया, गांव-गांव मंत्री पड़े रहे, संतरी पड़े रहे, कितने प्रभारी, पता नहीं कितने। जनता ने इन्होंने जिसको जिसको टिकट दिया, जनता ने ढूंढ के हरवाया। अब जिला पंचायत हार गए, प्रधानी हार गए, बीडीसी हार गए। अब थानेदार और कप्तानों की बदौलत जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनवाना चाहते हैं। लोगों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं फर्जी, लोगों को सताया जा रहा, जेल में बंद किया जा रहा, ये सब किया जा रहा। ये गुंडागर्दी जनता देख रही है और 22 में जवाब दे देगी। और जिस तरीके से पिछड़ों के साथ में, इन्होंने तो पिछड़ों का वोट लिया, केवल नारे दिए, सभी पार्टियों को अच्छे-अच्छे सपने दिखाए कि हमारे निषाद लोगों को भी दिखाया कि आरक्षण लागू कर देंगे। और गोरखपुर में बनाया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, गोरखपुर में संजय निषाद जी के बेटे को बनाया था, प्रवीण निषाद जी को, समाजवादी पार्टी ने सांसद। लेकिन पता नहीं कौन से सपने उनको दिखा दिए गए, वो वहाँ चले गए। वहाँ चले गए तो ना ही आरक्षण मिला, ना ही कोई सम्मान हो रहा। लेकिन पिछड़ों को भी सम्मान असली मिला है तो समाजवादी पार्टी ने दिया। निषादों के नाम पे, महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद नाम के छुट्टी की घोषणा और छुट्टी करने का काम महापुरुषों के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। विश्वकर्मा जी की जयंती पे किया, वाल्मीकि जयंती पे किया, परशुराम की भी जयंती पे छुट्टी की, और चंद्रशेखर जी की भी जयंती मनवाते थे। हमारे नेता तो सभी समाजवादी, सभी को लेके चलते हैं। और आरक्षण माननीय अखिलेश यादव जी ने इन 17 जातियों को, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कांर, गुड़िया, माझी, मझवार, राजभर, प्रजापति, कुम्हार, ये भर, इनको सबको 17 जातियों को अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम किया था और संवैधानिक था। हाईकोर्ट ने भी माना, लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट के भी मामले
को नहीं माना इस योगी सरकार ने, और योगी सरकार ने गलत हलफनामा लगाया है। और योगी सरकार नहीं चाहती निषादों को आरक्षण मिले, पिछड़ों को आरक्षण मिले, शोषितों को आरक्षण मिले, 17 जातियों को आरक्षण मिले, नहीं चाहती। जिस तरह का माहौल कोरोना काल में देश और प्रदेश का रहा है, लोग भूख से तड़प तड़प कर मरे हैं, लोग दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। क्या वाकई समाजवादी पार्टी उनका दुख दर्द 2022 के चुनाव के साथ साथ बांट पाएगी? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जबकि आपने देखा होगा पहला लॉकडाउन लगा था, वो मंजर था, लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए घर तक पहुंचाने की, लोगों की खाने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। लोग पैदल बंबई से चले आए, लोग पैदल दिल्ली से दरभंगा चले गए, लोग पता लगा कश्मीर कन्याकुमारी तक लोग पैदल चले हैं, ये मंजर था। लोग ट्रेन की पटरियों पे रोटी पकड़े हुए सो गए, ट्रेन निकल गई, काट दिया, ये मंजर हम लोगों ने देखा है। कितनी बच्चे बच्चियां और कितने माँ बाप, कितने लोगों ने अपनों को रास्ते में खो दिया, रास्ता चलते चलते। अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में मदद करने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। 1-1 लाख रुपए उन लोगों को दिया जो रास्ता चलते हुए मौत हो गई, या कोरोना के लॉकडाउन के दरमियान जो श्रमिक थे जिनकी मौत हुई, 1-1 लाख रुपए दिया। उत्तर प्रदेश की संवेदनहीन सरकार ने उनके घर तक जाने के पूछने के जहमत तक नहीं उठाई कि किस तरीके। और हमारे जनपद में 3-4 लोगों को मिला, और एक बच्ची पैदा हो गई थी नो मैंस लैंड पे, जो आपका नेपाल का बॉर्डर है, सोनाली बॉर्डर पे, कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि वो दलित परिवार था। और इस सरकार कहाँ सोई थी? लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को दिखाई पड़ जाता है यहाँ से इनका सरकारी तंत्र क्या कर रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी को पता लग जाता है, वो मदद के लिए हमें भेजते हैं। उस परिवार की भी मदद करने का काम किया, कितने बच्चे, कितने लोगों को मदद करने का काम किया है। और इस कोरोना काल में भी लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी और नेताओं को निर्देशित किया, और पार्टी से भी लगातार लोगों की मदद की गई है, चाहे भोजन की हो, चाहे दवाई हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, लगातार लोगों की मदद की गई है। और ये सरकार कहाँ थी? कहाँ बीजेपी के लोग थे? सरकार ने तो, मैं तो पूछता हूं, सरकार जब शिक्षकों के आंकड़े, अब तो वो मौत के भी आंकड़े बदल रहे हैं, नगर निगम के आंकड़े कुछ हैं, जहां मौत हुई सर्टिफिकेट ज्यादा लोगों के बने, और सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं। तो ये तो मौत भी छुपा रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती? जो राम के चंदे को भी, राम नाम के चंदे को भी बंदर बांट कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, तो इनसे जनता क्या उम्मीद करे, ये बताइए। अब पिछड़े, ये पिछड़ों के नाम पे सरकार बनाई थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कितने मुख्यमंत्रियों को इन्होंने घोषणा कर दी थी, और फिर किसको मुख्यमंत्री बना दिया। और आज अब फिर चुनाव आ गया तो पिछड़ों को बहका रहे हैं, पिछड़ों को बहका रहे हैं। और पिछड़ों तो अब पिछड़े बहकावे में किसी के नहीं आएंगे, या पिछड़ों के जो ठेकेदार बन रहे हैं उनके ठेकेदारों के भी बहकावे में नहीं आने वाली है कि पिछड़ों का हक अधिकार। पंचायत में आज बीडीसी बने हैं, या जिला पंचायत लोग बने हैं, या पिछड़े वर्ग के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, या नगर पालिका चेयरमैन बनते हैं, या सभासद बनते हैं, वो किसकी देन है? पिछड़ों को अगर हक अधिकार मिला है, उस समाजवादी माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है कि वो आरक्षण लागू हुआ, तब लोग, पिछड़े के लोग जिला पंचायत और प्रधान और बीडीसी बन पा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को हमेशा यादव और मुस्लिम के गठजोड़ के साथ देखा जाता है, तो इस बार वाकई में जो पिछड़ा वर्ग है वो अपनी जगह बना पाएगा समाजवादी पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग हैं, सबका सम्मान भी किया है। आप मंत्रिमंडल, मैंने कहा मंत्रिमंडल देख लिए, पंचम तल देख लिए, सब कुछ देख लीजिए, लेकिन मैं तो ये तो नारे देते थे, कहते थे यादवों की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, आप तो निषादों को कहते थे, कश्यपों को कहते थे, राजभरों को कहते थे, कुशवाहों को कहते थे कि हमारी सरकार बनवाओ, हम अधिकार, हक अधिकार देंगे। हम तो ढूंढते घूम रहे हैं, कहाँ कुशवाहा का बेटा कलेक्टर है, कहाँ कश्यप का बेटा कलेक्टर है, कहाँ राजभर का बेटा है, कहाँ लोधी का बेटा है, कहाँ प्रजापति का बेटा है, कहाँ साहू का बेटा है। पंचम तल से लेके जिलों में कलेक्टर ढूंढ रहे हैं। कुलपति नहीं है यूनिवर्सिटियों में, इन जातियों के कलेक्टर नहीं है, कप्तान नहीं है, कोतवाल भी नहीं है। बताइए तो,
मैं कोतवाल भी खोज रहा हूं, कहाँ है राजभर का बेटा, कहाँ है, ये कहीं नहीं। अब तो थानों में मुख्यमंत्री की जात के लोग बैठे हैं। आप 75% देख लिए, गोरखपुर में ही उठा लीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर पोस्टिंग कप्तान होते हैं तो यादव होते हैं, या थानेदार होते हैं तो यादव होते हैं। ये तो सेम हो गया ना। जब आपकी सरकार आएगी तो आप जिस जाति के हैं वो ज्यादातर उन्हीं जाति के अफसर वहां मौजूद होते हैं। अब उनकी सरकार है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे ही सीख के कर रहे हैं वो भी। नहीं, देखिए वो अफवाह फैला रहे थे। इतने तो कप्तान भी नहीं थे कि सारे जिलों में हम कप्तान। हम तो पूछना चाहते हैं, मैंने तो कई जिलों में पूछा, कितने आपके यहाँ कलेक्टर आए यादव, कितने आपके यहाँ कप्तान आए यादव, तो नहीं, भी लोगों ने जानकारी नहीं। ये तो बीजेपी ने अफवाह फैलाई, जैसे 58 एसडीएम यादव हो गए। मैं सूची मांग रहा हूं, वो दे दें। अब तो उत्तर प्रदेश के भी लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ में जो पढ़ लिख की तैयारी कर रहे हैं, वो पीसीएस का परीक्षा हुआ, उसमें तो उत्तर प्रदेश के भी लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। अब तो ये ऐसा पेपर सेट कर रहे हैं कि जिससे अन्य प्रदेशों के लोग भर्ती हो रहे हैं यहाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में टैलेंट नहीं है, योग्यता की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, अयोग्य उम्मीदवार हैं, इसलिए पद खाली चले जा रहे हैं। अब क्या कहना चाहिए, अब जनता उनको जवाब देगी, बेरोजगार लोग जवाब देंगे। अभी प्रोफेसरों की भर्ती हुई कृषि विश्वविद्यालय में। कृषि विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसी थी। 15 वैकेंसी में 11 वैकेंसी मुख्यमंत्री की जात के लोग भर गए। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये भ्रष्टाचार नहीं है? अभी जो गरीब सवर्ण वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, जिसमें सभी लोगों ने मदद की, उस पे कौन? मंत्री का भाई भर गया। बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई भर्ती हो गए, हटाना पड़ा। क्या उनको जेल भेजेंगे? उनका पद लेंगे? ये जितने आप बताइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी में है तो बीजेपी में है। सबसे ज्यादा अपराधी कहीं है तो बीजेपी में है। आज बताइए, आप तो बना रहे हो, आप सब जातियों का नारा देते थे, सबका साथ सबका विकास। आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहे हो सेंट्रल में, सेंट्रल में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहे हो। क्या आरक्षण लागू किया आपने? आप तो बिगैर पढ़े लिखे आईएएस बना रहे हो। आईएएस नहीं, आईएएस का बाप बना रहे हो। ज्वाइंट सेक्रेटरी के मतलब उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के बराबर पद दे रहे हो, बिना बिना कोई परीक्षा के। पढ़ लिख के लड़के क्या करेंगे? ये नौजवान पढ़ते पढ़ते, जिनके जिनके माँ बाप ने खेती खलिहानी करके बच्चों को पढ़ाया कि हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, हमारा बेटा आईएएस बन जाए, हमारा बेटा आईपीएस बन जाए, एसडीएम बन जाए, थानेदार बन जाए। अब तो ये सब क्या, कलेक्टर अब कौन बनेगा? जब ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ अभी भर्ती हुई, अभी 30 वैकेंसी और निकाली, उसमें कहीं हमें साहू का बेटा नहीं दिख रहा है, कहीं लोधी का बेटा नहीं दिख रहा है, कहीं प्रजापति का नहीं है, कहीं नाई का नहीं है, कहीं कश्यप का नहीं है, कहीं मल्लाह का नहीं है, कि केवट का है, न भर का है। अब बताओ ना, किनको भर्ती कर रहे हैं? किनको भर्ती कर रहे हैं? आप बताओ ना, सूची प्रकाशित करो ना। आरक्षण आप तो बगैर परीक्षा के आईएएस बनाए दे रहे हो। तो ये बेचारे जो पढ़ लिख रहे हैं, ये क्या करेंगे? तो ये निजीकरण, निजी क्षेत्रों में क्यों नहीं आरक्षण लागू करते हैं? आप क्यों नहीं? आप जनसंख्या हो रहा, गणना हो रही, गणना हो रही, पहले भी गणना हो चुकी है, तब भी जाति जनगणना करा के आंकड़े रखे गए। आज तक भारत सरकार ने आंकड़े दबा के रखे हैं, कहीं लीक ना हो जाए। इतना पैसा खर्च हुआ, अरे हमें भी बता दो हम कितने हैं कश्यप, कितने निषाद हैं। और वही माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि इन जातियों को आपस में मत लड़ाओ, इनको सबको आबादी इनकी गिनती करवा लो, क्योंकि जनगणना होने जा रही है जनसंख्या की, तो उसमें जाति जनगणना करा लो, आपका जनगणना करा लो। हमको अरे भाई, आप मोटरसाइकिल पूछ रहे हो, आपके घर में मोटरसाइकिल है कि आपके घर में लैट्रीन है, आपके घर में कार है, आपके पास मोबाइल है? अरे हमारी जात भी पूछ लो, हम किस जात के हैं? अरे क्या जा रहा भाई? क्यों घबरा रहे हो आप? क्यों पिछड़ों से घबरा रहे हो? क्यों दलितों से घबरा रहे हो? आप इनकी जनसंख्या बता दो ना, सबकी आबादी बता दो ना, सबको आबादी के हिसाब से बराबर दे दो। आप सदन में हमेशा पिछड़ों की आवाज पूरे जोर शोर से उठाते रहे हैं, और अभी आप समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मेरा एक सवाल है, आपने इतनी सारी सरकार की, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उसकी नाकामियां गिना दी। अगर बच्चा पैदा करने का अधिकार आपको है,
तो उसे रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी कैसे रही? देखिए ऐसा है, सरकार टैक्स लेती है। सरकार कोई अपनी जेब से, या योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो इनको अपनी जेब से नहीं देना है, या मठ से नहीं पैसा ये लगा रहे हैं। मठ का पैसा नहीं है, या मठ में इन्होंने इकट्ठा किया चंदा, उससे ये रोजगार देंगे। अरे ये सरकार का ही पैसा है, जनता का ही पैसा है जो टैक्स के रूप में लेते हो। और टैक्स टैक्स आप टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हो, जनता की कमर तोड़ते जा रहे हो। जीएसटी में कहा था कि आपने जीएसटी लागू कर देंगे तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, आपने टैक्स बढ़ा दिया। अब होटल पे खाना खा लो, बिल बिल के साथ में कहता भैया जीएसटी और दे के जाओ। अब तो सब जगह जीएसटी लग रहा, सब चीजें। पेट्रोल डीजल आप कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल। ये 35 रुपए की बात करते थे कि हम आएंगे तो 35 रुपए में देंगे, आज सैकड़ा क्रॉस कर गया। आप गैस सिलेंडर कहते हो मुफ्त में दिया, मुफ्त में नहीं दिया। आपकी गैस एजेंसियों से आपका टाई अप है और आपने गैस इसीलिए महंगी करवाई, उससे कमीशन लेते हो आप कमीशन लेते हो। गरीब आदमी 1,000 रुपए का सिलेंडर कहां से भरवाएगा? तो कहने का मतलब गरीब आदमी की आय बढ़ जाए मगर जो उपयोग की जाने वाली चीजें हैं उनकी कीमतें ना बढ़े। मेरा कहने का मतलब है, आप टैक्स लेते हो, जब इतना महंगा आप गैस सिलेंडर, जो गरीब आदमी 1,000 का सिलेंडर और चूल्हा खरीद के घर में नहीं रख सकता, वो हर महीने 1,000 का भरा कैसे लेगा? ये तो बताओ हमें, ये भी तो बताए सरकार। और जब 350 रुपए का सिलेंडर था तो बीजेपी को महंगा लगता था, आज 1,000 रुपए का सिलेंडर सस्ता कैसे लग रहा? ये तो बताए। ये बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ा दिए, कितने गरीब लोगों के घर बिक गए, उनको अनाप शनाप, क्योंकि बिजली का इंस्पेक्टर राज चल रहा, गुंडई चल रही। कि आपने देखा नहीं, मास्क के नाम पे भी लोगों को पता नहीं कितने पैसे बच कमाए गए, कितने पैसा इकट्ठा हुआ है। आप बताओ ना, कितना टैक्स, कितनी कालाबाजारी हो रही। और जिस तरीके से टैक्स लिए जाए, किसान का धान किसने खरीदा? 1800 और 1600 में था एमएसपी, लेकिन कितने में? 1,700 900 रुपए में खरीदा गया। अभी गेहूं लोगों का खड़ा, मतलब खरीदा नहीं गया। गेहूं किनका खरीदा गया? बीजेपी के सत्ता के जो संरक्षित लोग थे उनके द्वारा गरीबों का खरीदा गया, कार्ड उनका लगाया गया, कमीशन लिया गया, उनके सस्ते में खरीदा गया, उनका फुल रेट में बेचा गया। तो ये चल रहा गोरख धंधा। खाद महंगी हो गई, बिजली का बिल, बेतहाशा फीस, कितने लोगों के रोजगार बंद हो गए इस लॉकडाउन में। लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं खाने को है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में निकाल दिए गए, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितने मॉल बंद हो गए, कितनी दुकानें बंद हो गई, कितने लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं माल का, दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, सब रोजगार चौपट है। और आप बिल्कुल जिस तरीके से बेरोजगारों को नौकरी से भी निकाला गया, इन्होंने नौकरी भर्ती कहाँ की? हमें तो बताओ। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने भर्ती की थी और जिनका रिजल्ट बना रखा, वो तक तो निकाल नहीं पाए, ये भर्ती भी नहीं कर पाए। और आंकड़ों में ये हॉस्पिटल बना दिए इन्होंने सारे। मुख्यमंत्री जी पूरे, मैं यही ढूंढता रहा, मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं पूरे प्रदेश में कि किस हॉस्पिटल में जाएंगे जो इन्होंने बनाया है। सारे हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में नहीं, कोई हॉस्पिटल इनका नहीं था जिसमें इन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। मैक्सिमम माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बनाए हुए हॉस्पिटल थे, मैं यही देखता रहा। तो ये केवल लखनऊ की राजधानी में बता दीजिए, एक हॉस्पिटल दिखा दीजिए आप जो योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया हो। एक जगह मेट्रो बता दीजिए कहीं चलाया हो। माननीय अखिलेश यादव जी तो मेट्रो भी चलाई है, आपका रिवर फ्रंट भी सही कराया है, धार्मिक स्थलों का भी विकास कराया है, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो। आपने देखा नहीं क्या, काशी से लेकर मथुरा तक सब जगह कॉरिडोर बन रहे थे। ये लखनऊ में रिवर फ्रंट, बताइए, लंदन की टेम्स नदी। जिस तरह से ये सब चीजें कराई गई हैं, कब्रिस्तानों की 4 दीवारी भी कराई गई है, उसी तरह से अगर शमशान घाट की 4 दीवारी भी करा देते तो शायद दूसरा वर्ग भी आपसे बहुत ज्यादा जुड़ता। देखिए, हमारे नेता ने सभी लोगों को, चाहे कब्रिस्तान बनवाए हों, चाहे शमशान बनवाए हों। और आप ये भी देखो ना, धार्मिक यात्रा चलती थी, श्रवण यात्रा करके माननीय अखिलेश यादव जी ने चालू की थी, जो हमारे हिंदू भाइयों को, बुजुर्ग लोगों को ले जाती थी, चारों धाम की यात्रा फ्री में होती थी, बंद कर दी। आप बताओ, हमने तो हमारे नेता ने तो सभी धर्मों का सम्मान किया। और हमारा चुनाव भी डेवलपमेंट का, हम माननीय अखिलेश यादव जी के पास विजन है, माननीय इस रोड मैप है इस उत्तर प्रदेश में, लोगों को उम्मीद भी है।
और इसीलिए लोगों ने पंचायत चुनाव में भारी संख्या में माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को पसंद किया है। और इस बार माननीय अखिलेश यादव जी का आपने देखा होगा, अभी सोशल मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया पे उनके चाहने वालों की संख्या देश में 1 नंबर पे हो गई लीडर में। आपने देखा? ये कोई हमारी तो प्राइवेट कंपनी है नहीं। इन्होंने तो चैनल भी खरीद लिए, इन्होंने तो चैनलों को विज्ञापन भी दे रहे हैं। ये तो चैनलों पे जिसका जो इनके खिलाफ चला दे उसको बंद कर देंगे, उसके खिलाफ एफआईआर लिख देंगे, उसको विज्ञापन नहीं देंगे। तो ये तो पत्रकारों के भी खिलाफ है। कितने पत्रकार कोरोना में खत्म हो गए, एक की भी मदद की माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद करने का काम किया। वो तो गोरखपुर में जहाँ के रहने वाले ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे की मौत हो गई, तो उनकी भी मदद माननीय अखिलेश यादव जी ने करने काम किया। इन्होंने तो एफआईआर लिखाने का काम किया था उन गरीब माँ बापों के खिलाफ, और जो डॉक्टर मदद कर रहे थे उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखाने का काम किया। लेकिन अगर सरकार नहीं आती है तो ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी फिर से ईवीएम का रोने लगेगी? सरकार वापस आएगी अगर नहीं आती है तो? अगर मगर कुछ नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है। इसका मतलब अगर सरकार आ जाती है तो ईवीएम ठीक है बिल्कुल, अगर नहीं आती है तो ईवीएम का खेल जारी है। अब ये कितनी हुई ईवीएम सेट कर लें, अब जनता का दिमाग सेट है, ईवीएम की बटन टूट जाएगी। इतना वोट पड़ेगा माननीय अखिलेश यादव जी के लिए। जनता इंतजार कर रही है। मैं नहीं कर रहा हूं, जनता कह रही है। आप किसी गांव में गरीब से आदमी से पूछिए कौन आ रहा, कह रहा माननीय अखिलेश यादव जी। आप विधवा पेंशन बंद कर दोगे? इन्होंने तो गांव गोद लिए थे, वो गांव कहाँ है? माननीय अखिलेश यादव जी ने तो लोहिया गांव, जनेसर मिश्रा गांव, अभी ये क्या यादव हैं जिनके नाम पे योजनाएं चलाई? ये यादव हैं क्या? ये राजपाल कश्यप एमएलसी बने हैं, हमारी बिरादरी के राज्यसभा बने हैं, एमएलसी बने हैं, 8-8, 9-9 मिनिस्टर बनाने का काम किया था हमारे समाज के, और 87 योजनाओं में 7.5% आरक्षण देने का काम किया था। बालू खनन, मौरंग, तालाब में पट्टे देने का काम किया था। हमारे समाज की बहन फूलन देवी को जेल से रिहा करा के समाजवादी पार्टी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2-2 बार पार्लियामेंट बनाने का काम किया था। बीजेपी की सरकार में तो उनको जिन्होंने हत्या की, हाँ, उनको तो सजा भी माफ हो गई। ये है बीजेपी? ये बैकवर्ड दलितों की हितैषी नहीं, दुश्मन पार्टी है। इन्होंने आप संविधान में आप बताओ, अब कोई मेरिट में लड़का बैकवर्ड या दलित का बेटा कोई टॉप कर जाएगा तो उसको आप घसीट के उसके कोटे में लाओगे कि आप अपनी हैसियत में रहो? अगर टॉप कर गया तो ये तो कोर्ट में भी, न्यायालय ने भी फैसला दिया, और होता भी था कि जो टॉप कर जाता वो टॉप की लिस्ट में चला जाता था, और जो गरीब बैकवर्ड दलित हैं उन लोगों को अपने कोटे में हक मिल जाता था। अब वो जबरदस्ती कर रहे हैं, ये सरकार जबरदस्ती कर रही है। बताओ ना, यूनिवर्सिटियों में ना प्रोफेसर भर्ती हो रहे हैं, बैकलॉग खाली पड़ा। पीजीआई में भर्ती कर रहे थे, पीजीआई में हम लोगों ने सदन में उठाया, पीजीआई में ऐसी भर्ती कर रहे थे कि 25 बरस तक कोई बैकवर्ड दलित का बेटा वहां प्रोफेसर नहीं हो सकता था। सारी वैकेंसी निकाल दी, आरक्षण का फॉलो ही नहीं किया, वो तो निरस्त हुई है। कितनी भर्तियां निरस्त हो रही। अभी 69,000 शिक्षा मित्रों का चल रहा, लगातार धरने पे लोग बैठे हैं, उनकी भी नहीं मदद हो रही। आपकी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर चुकी है, बसपा से गठबंधन कर चुकी है, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी है। इस बार किसके गठबंधन के साथ 2022 का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका फैसला, और उन्होंने कहा है छोटे छोटे दलों से हम समझौता करेंगे। लेकिन अब जनता माननीय अखिलेश यादव जी से समझौता कर चुकी है। माननीय जनता चाह रही माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर चुकी है। अब जनता का गठबंधन है, और जनता के गठबंधन को कोई नकार नहीं सकता। अब जनता माननीय अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रही है और चाह रही है, क्योंकि उन्होंने ही आज खेत की मेड़ पे अगर झगड़ा हो जाए, पुलिस पहुंचती है, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि उन्होंने 100 नंबर चालू किया, नंबर बदल दिया, 112 कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने लोक भवन बना खड़ा किया। अरे भाई, आप इतना तो शर्म कर लेते। अरे माननीय अटल जी की मूर्ति आपने लगा दी वहां पे। अरे अटल जी इतने व्यक्तित्व के बड़े वो थे, अरे कोई उनके नाम पे उनके गांव में विश्वविद्यालय बनवा दिया होता, वहां लगवा दिए होते। आपने इकाना, भगवान विष्णु के नाम पे इकाना स्टेडियम बना था, उसका नाम बदल दिया।
एक मॉल बगल में सरकारी बना था, उसको अपनी चहेती प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। तो सारी चीजें, तो एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी, आईटीआई बेच दी, पॉलिटेक्निक बेच दी, विश्वविद्यालय बेच रहे हैं, तो सब तो बेचे दे रहे हैं। और अब बची खेती, वो भी चंद उद्योगपतियों को देना चाहते। किसान कितने धरने में मर गए, कितनी कड़ाके की ठंडक बरसात, किसानों को क्या बता दिया, क्या क्या आरोप लगा दिए उनके ऊपर। इस देश में अगर कोई अर्थव्यवस्था बचाए है, और इस देश को बचाया है किसी ने, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कोरोना हो, किसान ने बचाया है। ये किसी चंद उद्योगपति तो भाग गए थे, उद्योगपतियों ने तो लात मार के एम्प्लॉइयों को निकाल दिया था। किसान ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पे जो सबको खिलाता है। अगर किसी अडानी के अंबानी की गोदाम में जाके चिड़िया खाना खा ले, कोई जाए गाय भैंस खा ले जाके, लेकिन इसमें तो खेती किसानी में, खेत में खड़ी फसल में तो चिड़िया भी खाती है, सभी लोग खाते हैं, जानवर जीव जंतु सभी खाते हैं, और गाय भैंस सब चर जाती हैं। उसके बाद में भी किसान इसीलिए अन्नदाता कहा गया, अन्न देने वाला। उसके साथ में इनका क्या व्यवहार है। और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खेती किसानी के बिजली के बिल महंगे हो गए, तो सबको बर्बाद कर रहे हैं। ये चाहते हैं सब बर्बाद हो जाएं, फिर हम प्राइवेट सेक्टर में दे दें। इसीलिए तो किसानों को सुविधाएं नहीं दे रहे, कहते किसान बर्बाद हो जाए, मजबूर हो जाए हमें देने के लिए। तभी तो अडानी अंबानी का फल फूल रहा। बड़े ही प्रखर नेता हैं राजपाल कश्यप जी। जिस तरह से हमारे तीखे सवालों के जवाब इन्होंने बड़ी ही कुशलता से दिए हैं, और आने वाला समय समाजवादियों का होने वाला है, इनका ये कहना है। 300 के आंकड़े को पार अब की बार समाजवादी सरकार करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता इनका कितना साथ देती है या नहीं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप। ऐसे ही किसी और महान व्यक्ति से आपको फिर मिलवाएंगे। देखते रहिए दाबिर खान शो। जय हिंद।